गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझना। ये कहना चाहता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस हो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस हो, कहने का मतलब है जब टीपी सेम होना तब वैलिड है। जब टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस हो तब गेलुसेक लॉ लगता है, फर्स्ट थिंग। और कहता क्या है कि जब भी गैसेस, वैलिड किसके लिए, गैसेस के लिए, एक बार पूछा था किसके लिए लगता है, गैसेस के लिए। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस विच कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, दे डू सो इन वॉल्यूम। कहने का मतलब है जैसे तेरा हाइड्रोजन है, ये गैस है, अब तूने क्लोरीन है, वो गैस है, कंबाइन करके 2HCl गैस बना रहा है, तो दे आर गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दे डू सो इन वॉल्यूम, मतलब कंबाइन सो इन वॉल्यूम। देख यहां पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है, एक, तो इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम इसके दो वॉल्यूम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका मीनिंग ये है, एंड दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो 1 1 2। ये कहना चाहता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, सपोज मेरे पास अमोनिया की फॉर्मेशन देखनी है, N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, क्या फॉर्म करेगा, NH3 गैस। पहले इसको बैलेंस करो, यहां पे हाइड्रोजन देखो N कितने हैं, 2 लगा दिए, 2 3, कोई दिक्कत। इसका मतलब इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। The gases combine to form a product and they always do so in volume and they bear a simpler ratio। क्या मतलब है, 1 3 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सपोज आपके पास कोई और होता, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ब्रोमीन गैस के साथ कंबाइन कर रही है और HBr गैस ही बना रही है, तो अब मेरी बात सुनो, ये भी क्या आएगा, 2 1 1 2। कोई दिक्कत। तो गैसेस जब भी कंबाइन करेंगी वो कंबाइन करेंगी वॉल्यूम के रेशियो में, और वो आपस में बियर अ सिंपल रेशियो। ये बात तुम्हारे गेलुसेक लॉ ने कही थी। क्लियर। देखो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases combine they do so in volume, first thing, which bear a simple whole number ratio with each other। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट थी, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन equal number of molecule, equal number of gases contain equal number of molecules। ऐसा आपके एवोगैड्रो लॉ ने कहा था। समझ गए क्या मतलब है इसका, मैं बताती हूं आपको। अभी तूने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस led to the formation of 2HCl gas। this is one volume, this is one volume, this is 2 volume। समझ गए मेरी बात। अगर इसका एक मॉलिक्यूल हुआ ना तो इसके भी एक मॉलिक्यूल होंगे और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पेपर में कैसा आएगा, या तो वो कह देगा गेलुसेक लॉ की स्टेटमेंट लिख दे। तो जो बच्चे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर नहीं लिखते उनके मार्क्स कट जाते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे ही वैलिड होता है। क्लियर। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द गैसेस कंबाइन ऑलवेज इन वॉल्यूम एंड बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। और इसके अलग से स्टेटमेंट क्या है, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफाइन आएगी और ये बेशक लिख देना, अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत। जैसे मैं तेरे को बताऊं, अगर इसका एक मॉलिक्यूल मानते हो ना तो इसका भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, और इसका भी क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल। अगर तो इसके 2 मानता है, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो बेटा इसके कितने निकलेंगे, 4 मॉलिक्यूल। समझ गए मेरी बात, 4 मॉलिक्यूल। अब मेरी बात ध्यान से समझना। नेक्स्ट, मान ले मैंने तेरे को ये बोला N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस। बेटा जी ये आपको मिल गया। सुन मेरी बात, इसके बोलियो 1, इसका बोलियो
3, इसका बोलियो 2, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, यही है। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं ना, अगर इसका मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल कितना होगा, 3 मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास आई थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स है मेन, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट है। इसने क्या कहा था, फर्स्ट पोस्टुलेट, मैटर जो होता है ना एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। इंडिविजिबल का मतलब है मैटर स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल का बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं, कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये मॉडिफाई हुआ है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये चेंज हुआ है दोस्त। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो इन्होंने बोला था कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो स्मॉल पार्ट उसका क्या है, एटम्स। क्या है, एटम्स। क्लियर? अगर तू सेम एलिमेंट्स के एटम लेती है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, लाइक कार्बन 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 कार्बन, सारे कार्बन लिए, तो उनके साइजेस क्या होंगे, हर कार्बन का सेम, शेप्स क्या होंगी सेम, मासेस क्या होंगे सेम। तो इसने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। भैया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का मतलब क्या, यू आर पिकिंग कार्बन, तो सारे ही क्या होंगे, कार्बन। तो सारे कार्बन का साइज क्या होगा, सेम, शेप क्या होगी सेम, मासेस क्या होंगे सेम, प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम। अब नाउ यू आर टेकिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तूने एक तरफ कार्बन ले लिया, दूसरी तरफ क्या ले लिया, ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन से कैसे रिजेंबल करेगा, तो दे आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक मासेस, लाइक प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? अगर सेम लेगी तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लाइक साइजेस, लाइक शेप, लाइक मासेस। लेकिन अगर तूने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लिया तो वो डिफरेंट होंगी विद रिस्पेक्ट व्हाट, लाइक साइज, शेप और मासेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट? नेक्स्ट, एटम्स को अगर तू कंबाइन करती है कंपाउंड बनाने के लिए, दे ऑलवेज डू सो इन फिक्स्ड रेशियो। हाउ? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को तू ऑक्सीजन से कंबाइन करती है, 1:8 का बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, H2O। याद आया कैसे? H का कितना 2, O का कितना 16, क्या बनेगा 1:8। कोई दिक्कत? एटम एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, दे ऑलवेज डू सो इन फिक्स्ड रेशियो, दे ऑलवेज डू सो इन फिक्स्ड रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 ले ले यार, कार्बन का कितना होता है 12, O का बोल 16, 16 2 32, 32 6 और ये कितना बना 16, 3:8। फिक्स्ड है। क्या है बेटा, फिक्स्ड है। कोई इशू यहां तक? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप उसको क्रिएट कर सकते नहीं हो, क्यों? एटम के अंदर मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल कर रहा है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उसमें आपका क्या मिलेगा, कंबाइन हो रहे होंगे, सेपरेट हो रहे होंगे या रीअरेंज हो रहे होंगे। कोई दिक्कत? अब लिमिटेशंस। भाई तूने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास तो बता दिया, क्यों? तूने ये बात कह दी एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तूने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो सेटिस्फाई करा दिया कि भाई एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसका मास कंजर्व है, तो तूने ये तो सेटिस्फाई करा दिया। ये कौन बताएगा, ये तो बता कि गैसियस जब भी कंबाइन करते हैं दे ऑलवेज डू सो इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बात तो तूने एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है? ये फर्स्ट लिमिटेशन। अब मेरी बात सुनो, इसने ये क्यों नहीं बताया कि जैसे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप है तो कार्बन ना, एलिमेंट तो सेम है ना, पर मासेस क्या आ गए, डिफरेंट। तूने तो कहा था नहीं जी, जो सेम एलिमेंट होते हैं दे आर ऑल इन सेम रिस्पेक्ट्स। तूने तो उसके मासेस भी सेम बोल दिए। है तो कार्बन, आइसोटोप तेरा वाला ही तो है। क्या हो गया, क्या हो गया, तेरा वाला है तो, पर अब 12 13 14 आइसोटोप्स होते हैं, वो तो अलग हो गए ना। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब डिफरेंट के तूने बोला था प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप आइसोबार देखते हो, आइसोबार के मासेस क्या आ जाते हैं, सेम। तूने बोला डिफरेंट के मासेस डिफरेंट होंगे, उनके सेम कैसे आ गए? आइसोटोप इज योर लिमिटेशन, आइसोबार इज योर लिमिटेशन। तूने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब फुलफिल कराया, गैसेस को क्यों नहीं कराया? क्लियर? आगे, इट फेल टू एक्सप्लेन कि जैसे तुम ये कहते हो ना एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसे कैसे एटम कंबाइन करे, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको कोएग्जिस्ट करा रहा है?
ऐसा कौन सा फोर्स है जो को एग्जिस्ट करा रहा है? एक्सप्लेन कर यार। क्लियर? इट गिव नो सेटिस्फैक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑफ अ कंपाउंड, कि एक एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल कौन है या एक कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल कौन है, ये बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ये लिमिटेशन है। कई स्कूलों के ना, कई स्कूल होते हैं जो ये कह देते हैं नहीं नहीं पोस्टुलेट ही लिख दे, बट मुझे नहीं लगता कि भैया आप ये पोस्टुलेट लिखने वाले दिन है। मोलकन से पूछो, मोलारिटी पूछो, नॉर्मेलिटी पूछो, इंपेरिकल पूछो, मतलब इस तरीके से ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। जैसे उसने बोला था एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताऊं, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आपने उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे हैं? तो पहले यही थी कि मैं तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ के बैठी हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप क्या कह रहे हो? डन। देखो आइसोटोप्स होते हैं, हमने बता दिया, मॉडर्न थ्योरी है, एक्सप्लेन कर दिया कि आइसोटोप्स के केस में ऐसा हो सकता है। आइसोबार्स के केस में डिफरेंट एलिमेंट के मास सेम हो सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हमें पता लग गया एटम पार्टिसिपेट करता है। भाई तूने ये बोला था, जैसे देखो कि दे ऑलवेज डू ऑन अ सिंपल फिक्स रेशियो। जैसे अगर मैं बात करती हूँ शुगर मॉलिक्यूल की, ये रेशियो सिंपल तो नहीं है, ये रेशियो सिंपल तो नहीं है। कैसे, ये कैसे है मैं बता सकती हूँ। देखो C12H22O11 है ना, तो इसका रेशियो क्या निकल रहा है? 12, 22, 11। क्या ये तेरे को सिंपल दिख रहा है? सिंपल दिख रहा है? तो तुमने तो कहा था नहीं नहीं दे बी आर सिंपल रेशियो, ये तो सिंपल नहीं है। मतलब मॉडर्नाइजेशन इन बातों को डील करती है। आगे देखो होता क्या है, तूने ये बोला था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। लेकिन ना मैं तेरे को बताती हूँ, कुछ ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी मासेस में फर्क आ जाता है। जैसे मैं तेरे को बताऊं, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज इनटू ऑक्सीजन बाय इंटरेक्शन विद अल्फा रेज। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कैसे बदल गया? कुछ तो चेंज आया है ना मास का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस में क्या है? फर्क। पर अल्फा रे के इंटरेक्शंस की वजह से ये रेडियो एक्टिविटी है। क्या है बेटा? अल्फा बीटा गामा, जहां भी तेरी रेज राइज होती है, इनको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक्शन की वजह से ये कंफर्म, ये चेंज हो जाती है। द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। क्यों? E=mc² पढ़ा था तूने, तो बोला है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी मॉडिफाइड इनटू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्लियर? इसी के साथ आपका ये यूनिट समाप्त।